स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। तो इसके जीके क्विज की सीरीज में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ट रहते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी SSC पेट की हो, SSC की हो, UPSI की हो, या फिर किसी अन्य एग्जाम की स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का ये जीके क्विज आप मिस ना करें। चलिए, साथ में आपको बनाते भी चलना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा बताने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, यानी कि डाकघरों की संख्या कितनी है भारत में। तो भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 1.5 लाख। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन चैनल, तो ग्रीन चैनल आपका एक डाक सेवा है। क्या है, डाक सेवा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला बात है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत आपका 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। चलिए, तो ये सेट अगर आप डेली देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपको डेली दिए जाते हैं, यानी कि 1 महीने में हो जाएंगे आपके 900 क्वेश्चंस और 3 महीने में हो जाएंगे आपके 2700 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सारे प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो ये विभाजित किया गया है आपका सी 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका कहाँ, हम्पी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार किसने उपयोग किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था आपके अरबों के द्वारा। किसके द्वारा, अरबों के द्वारा प्रथम बार हिंदू शब्द का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। सिंधु सभ्यता से टॉपिक यूपी SSC पेट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो इस पर कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वरना आप चैनल पे जुड़े रहिए। आपको कई सारे ऐसे MCQs में, डेली के क्विज में, वीडियोस में मिलते रहेंगे। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, सिंध में स्थित है। ठीक है, सारा सेट जरूर देखिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। सत्याग्रह क्रियाविधि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की, चंपारण में। चंपारण में ही इन्होंने अपना सबसे पहला आंदोलन किया था। चंपारण कहाँ, बिहार में। और ये आंदोलन का क्या नाम था, तो ये आंदोलन का नाम था 3 कठिया आंदोलन। ठीक है, 3 कठिया आंदोलन था ये चंपारण में। तो यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है। बैंकिंग के क्षेत्र में, देखिए बैंकिंग का क्वेश्चन है ये, CBS पे सी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है आपका कोर। क्या है, कोर। चलिए बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, CAD का पूर्ण रूप क्या है। CAD का पूर्ण रूप क्या है, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो CAD का पूर्ण रूप है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये क्वेश्चन भी एक बार बैंकिंग में पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है। OMR, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। OMR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो ये दिया था आपका 1943 में। 1943 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था,
सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूपी SSC के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम, तो कायदे आजम आपका कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? आप सभी को पता होगा चौरी चौरा कांड के बारे में, जिसके चलते असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था महात्मा गांधी ने। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे? तो ये है गोरखपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसने कहा था? तो सभी को पता होगा कि ये नेहरू ने अपनी स्पीच में कहा था, जो उन्होंने 14 अगस्त की रात को दिया था, जब देश आजाद हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई? क्या क्वेश्चन है? हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये किसकी उक्ति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाई ये उक्ति है आपकी जवाहरलाल नेहरू की। मतलब अगर कौन जिंदा रहेगा अगर इंडिया मर जाएगा तो, या भारत खत्म हो जाएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर कल मैंने बताया था एक क्विज में, कि गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को क्या कहा जाता है? सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों ये डेली जी के क्विज आपको शाम को 7 बजे लाइव मिलती है। ठीक है, तो डेली शाम को 7 बजे तैयार रहा कीजिए, लाइव आपको ये क्विज दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे गए, तो अगर आपको कोई नहीं आता है तो उसको नोट कर ले। ऑप्शन ए सिंधु काल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 22वें का उत्तर आप सभी को देना है। तो जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों का उल्लेख है। याद रखेंगे कितनी लिपियों का? 18 लिपियों का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ये है आपका 89 यानी कि 89 लिपियों का उल्लेख है। डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक की शिलालेखों की क्या लिपि है? ठीक, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? अशोक ने कौन सी लिपि में शिलालेख अपने लिखवाए थे? इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग टाइप के, पर उसका मतलब एक ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत की तीसरी सर्वाधिक, ये बात ध्यान रखेंगे, तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है आपका तेलुगु। कौन सी है? तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा कौन सी थी? चोल आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत के शासक हुए थे, तो इनकी भाषा थी आपकी तमिल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 27वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में कुल लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए कि गोवा की राजभाषा है आपका कोंकणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देव भाषा है? या किस भाषा को देव भाषा कहा जाता है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि संस्कृत को आपका देव भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो आज की सारे 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। दोस्तों आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये सेट आपको अच्छा लगा हो तो ये सेट एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।